तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल काइनेटिक। पहला क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर। ये मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं बेस्ड अपॉन एवरेज रेट और रेट लॉ को कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है और वो कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपको निकालना है। नीति, तो मेरी इसमें नीति ये थी कि सबसे पहले हम उन लोगों की शक्ल देख के रेट ऑफ रिएक्शन लिख लें जिनके बारे में सवाल है। आपको पता है फॉर्मेशन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ये फर्स्ट क्लास का टॉपिक है जिसमें आप रिलेटिव रेट मेथड से रेट को एक्सप्रेस करते हो। तो ये सवाल N2O5 और NO2 के ऊपर है। तो 1/2 माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, 2 से डिवाइड करा क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये, इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। जब रिएक्टेंट के को शक्ल देख के रेट लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं, जब प्रोडक्ट की शक्ल देख के रेट लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं। अब आप इसको, प्रोजेक्टर ऑन नहीं है और एक एसी भी बंद करो। तो ये जो है ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 है और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है। सवाल आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। टू वहां पे ले जाएंगे, ये हाफ हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो आपको दिया हुआ है। आपसे कह रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2.8 10⁻³ यूनिट वही रहेगी जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, मोलैरिटी पर सेकेंड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में कहीं एक्सपेक्ट करते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस के बारे में कहीं कोई सवाल। सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर फेवरेट चॉइस क्वेश्चन है। मैं हमेशा इस क्वेश्चन को हाईली रेट करता हूँ और मेरे हर टेस्ट सीरीज का ये हिस्सा रहता है। तभी आपसे कह रहा हूँ कि ये असाइनमेंट इस बात पे बेस्ड नहीं है कि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, ये आना चाहिए हमें अपने लिए। इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की रेंज बढ़ती है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ जो एक्चुअली एवरेज रेट और रेट लॉ को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन में आपको रेट लॉ दिया हुआ है जिसका मतलब ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है। आपसे कहा गया है फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो हमें मालूम है कि सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे रेट लॉ दिया हुआ है, वो रेट लॉ मुझे ये इशारा कर रहा है कि रिएक्शन का जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर ही है। फिर मैं रिएक्शन का रेट दोबारा लिखूंगा क्योंकि ये सवाल है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 को लेकर। तो अब मैं रिएक्शन का रेट लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ H2, क्योंकि H2 प्रोडक्ट है तो इसका रेट प्लस में लिखा जाएगा। और क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो हम इसको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल चुके हैं विच इज 10⁻³ ये जो ब्रैकेट में लिया है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 है। इसी को रीअरेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हाईली स्कोरिंग है। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट रेट लॉ के भी और एवरेज रेट दोनों को ये क्लब करके क्वेश्चन होता है। रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं और फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन से हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकाल सकते हैं।
यही होना चाहिए था। हाँ वो कर थर्ड क्वेश्चन अगेन ये इसलिए क्योंकि दुखी हो गया मैं ये क्वेश्चन करा करा के। जब मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ तब भी मैं कहता हूँ कि भाई 5 बार लिख के देख लो, पर तुम भी कुत्ते की दुम बन जाते हो, हिलने को तैयार नहीं। वही सेम सवाल हजारों सालों से पूछा जा रहा है कि जी ये टेबल कैसे बना दी, बी कैसे निकाल लिया। जब पहली बार ये क्वेश्चन करवा रहे थे तो सिखाया था ना कि भाई इस क्वेश्चन को लिख 5 बार। कोई लाइफ में शॉर्टकट थोड़ी है। गुरुद्वारे जाने के लिए कहते हैं अपने हालात बदलना चाहते हो तो 40 दिन जाओ ना, चलिया काटो गुरुद्वारे का, मंदिर का। कोई कहता है एक बार चले जाओ, 40 दिन जाने के लिए कहते हैं, भाव पैदा होता है 40 दिन जाके। कुछ चीजें लिख कर ही आएंगी, कुछ चीजें 5-5 10-10 बार लिख कर आती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट शॉर्टकट नहीं है उसका। तो दिस इज वन क्वेश्चन, इसलिए दोबारा रिवीजन में डाल दिया क्योंकि अभी भी मैक्सिमम बच्चे मेरा सर खाते हैं क्वेश्चन ये वाला पूछ के। तो ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इनिशियल रिएक्टेड लेफ्ट। और मैं बार बार कहता हूं इनिशियल अमाउंट आप क्या ले रहे हो, इज मा लाइफ मा चॉइस। आखिरी में क्या बचेगा, इस कर्मा। जो चीज हम समझ सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं, वो है अमाउंट रिएक्टेड। अमाउंट रिएक्टेड का संबंध स्टोशियोमेट्री से होता है। तो हमने ए कितना लिया हुआ है, उसने कहा ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन 2 मोलर है। तो हमने देखो ऐसा नहीं कि हमने ए 4 लिया है बी 2 लिया है, नहीं, इनिशियल क्या लोगे, मा लाइफ मा चॉइस। यही सिखाते रहते हैं आपको। यहां मत देखो, स्टोशियोमेट्री मत देखो। इनिशियल अमाउंट तुम्हारी मर्जी पे होता है। इनिशियल अमाउंट ये नहीं होता कि जितना ए ले रहे हो उसका आधा बी लेना, नहीं। इनिशियल मतलब जो तेरा मन है उतना ले यार। और वो कह रहा है कि ए घट के 0.8 मोलर रह गया, दिस इज कर्मा, दिस इज कर्मा। अब ये नहीं कहना अगर ए घट के इतना रह गया तो बी आधा रह जाएगा, नहीं। आखिरी में क्या बचेगा, कर्मा। इसका सोशियोमेट्री से कोई संबंध नहीं है। शुरू में क्या लिया था, मर्जी, इसका सोशियोमेट्री कोई कंसर्न नहीं है। सोशियोमेट्री का संबंध अमाउंट रिएक्टेड से है। तो कितना लिया था, 2, कितना रह गया 0.8, कितना रिएक्ट कर गया 1.2। ये है स्टोशियोमेट्री। क्या, जितना ए रिएक्ट करता है उसका आधा बी रिएक्ट करता है। तो अगर ए 1.2 मोलर रिएक्ट कर रहा है तो बी कितना करेगा 0.6। कितना लिया था, कितना रिएक्ट कर गया, कितना रह गया। बाकी रेट लॉ आपको दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, बाकी तो कोई चीज लड़ाई वाली इसमें है नहीं। आप साइड में लिखो, रेट लॉ आपको दिया हुआ आएगा, मेरे को यहाँ लिखना याद नहीं रहा है। ये सेक्शन का रेट लॉ है, इसे क्वेश्चन में ऐड कर लो। सो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ए घट के 0.8। हम कहते हैं इसको फाइनल कंसंट्रेशन। ऐसे बी की फाइनल कंसंट्रेशन हो गई 1.2। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। ध्यान से देखते चलो, रेट की यूनिट होती है मोलैरिटी पर टाइम। रेट होता है समथिंग इज चेंजिंग विद टाइम, ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम, ऊपर प्रेशर नीचे टाइम। लेकिन रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो हम ऑर्डर से पता लगाते हैं, मोलैरिटी 1 - n टाइम -1। तो ये था मेरा तीसरा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इसको, इस कैटेगरी का, एग्जामिनर फेवरेट चॉइस। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी भी एग्जाम देने जाओ यही क्वेश्चन तुम्हारे सामने खड़ा हो, क्योंकि काइनेटिक में अक्सर टीचर कोशिश करता है कि एक फुल फ्लैश न्यूमेरिकल डालता है, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी का या फर्स्ट ऑर्डर का, और एक क्योंकि इसमें थ्योरी की बहुत कमी है, इसमें उतनी थ्योरी नहीं है, तो अक्सर उसकी टेंडेंसी होती है इस प्रकार का क्वेश्चन डालने की। कोई स्टेप नहीं काटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तसल्ली से इसको करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑर्डर दे रखा है, अच्छी बात है। पहला पार्ट है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे इक्वेशन ही नहीं है, इसीलिए बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज बच्चा पहला कदम नहीं बढ़ा पाता। और काइनेटिक के कई क्वेश्चनों में आपको पहला कदम बढ़ाना होता है। अपने आप से ही एक रैंडम इक्वेशन लिख लो, अपने आप से ही आप एक रैंडम इक्वेशन लिख दो। मुझे इसके स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई आइडिया नहीं है, ऑर्डर का कोई संबंध नहीं होता स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। हालांकि कई बुक, सैंपल पेपर
जो क्या करते हैं, यही जो दिया होता है वही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लेते हैं। ये कोई रूल ही नहीं है, हम तो ये पढ़ाते मर गए कि भैया रेट का, ये ऑर्डर का और स्टोइचोमेट्री का कोई संबंध ही नहीं है। तो आप जनरल इक्वेशन लिखते हो जो सैनी चीज है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने का मतलब आपको याद होगा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन 2 बार लिखना है। आपकी मेमोरी में बस यही मेरी बात कानों में गूंजनी चाहिए कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन 2 बार लिखना है। एक बार आपको एवरेज रेट मेथड से लिखना है, जो कि हो जाएगा 1/a माइनस da/dt। आप a या b किसी की भी टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही रहेगा। आप ये भी कह सकते हो 1/b माइनस db/dt। और दूसरी बार जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आपको रेट लॉ से लिखना है। रेट लॉ के लिए आपको ऑर्डर चाहिए होगा। ऑर्डर क्वेश्चन पे फर्स्ट लाइन में ही आपको गिवन है, वो कह रहा है इट इज सेकेंड ऑर्डर फॉर ए एंड फर्स्ट ऑर्डर फॉर बी। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब है इन दोनों को एक साथ क्लब करके लिख देना। ये सच्चा इजी थिंग, लेकिन अगेन कम प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को इस पर दिक्कत रहती है। लिखो जी, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो काइनेटिक के क्वेश्चनों में ताकत रखो, समझ रखो, इक्वेशन बनाने की। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ द रेट इज अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम्स। हवा में भी देख लेते हैं, ए को 3 गुना करने पे रेट 9 गुना हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा था एग्जाम में काम करने का एक तरीका होता है, सलीका होता है। वो यही है कि सबसे पहले आप ओल्ड रेट लॉ लिखो, फिर आप आर डैश, ए डैश और बी डैश, ये आप न्यू रेट लॉ लिखो। फिर आप लिखो जो न्यू कंसंट्रेशन है ए की, इट इज 3 टाइम्स ऑफ ए द ओल्ड वन। बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, ऐसा लेके चलेंगे। तो आर डैश हो जाएगा अब 3 टाइम्स ऑफ ए का क्यूब का स्क्वायर। कोएफिशिएंट बाहर निकालेंगे, जो बच जाएगा वो पुराना रेट है। ऐसे आपको इसे प्रूव करना है। और आप देखो कभी भी क्या है कि मतलब 1-1.5 मिनट से ऊपर लग नहीं रहा, तो मैं हवा में लिख दूं द रेट विल इंक्रीज 9 टाइम्स, फिर मैं सोचता रहूं कि वो नंबर तो नहीं काट लेगा। जो एक टिपिकल आप लोगों की एक बीमारी बन गई है, क्या मुझे आधा मिलेगा, क्या इसमें मार्क्स मिलेंगे, ये कर दूंगा तो ये मार्क्स मिलेंगे। जब भी आप कोई काम अधूरा छोड़ते हो तो फिर आप उसकी मर्जी पे आ जाते हो, दया भाव पे है। एग्जामिनर ढीला हुआ तो कहेगा ठीक है चल कोई बात नहीं, और अगर प्रॉपर फॉर्मेट वाला हुआ कहेगा नहीं प्रूव तो किया नहीं इसने कुछ। तो इसलिए ऑलवेज ए वे आउट। जहां हमारे को मौका होता है, जब हमें मालूम है हमारा पेपर छूटने नहीं वाला, तो हम अननेसेसरी का रिस्क क्यों ले। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 नंबर क्वेश्चन के लिए 9 से 10 मिनट का समय दिया हुआ है करने के लिए। उसमें भी आप घास काट के 1 मिनट में बाहर आना चाहते हो तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलते जाओ, नजर रखते जाओ। 2 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू डू इन 4 to 5 मिनट्स, 1 मार्क्स क्वेश्चन डू इट इन 2 मिनट्स। एंड आप, आपके पास पूरा टाइम टेबल बना हुआ है, तो फिर जल्दबाजी किस चीज की है। आधे अधूरे नंबरों से अच्छा है कि नंबर पूरे लो। ऐसे ही लास्ट पार्ट है, दोनों को ही डबल कर दिया। तो फिर से सेम काम करेंगे, ओल्ड रेट लिखेंगे, न्यू रेट लिखेंगे, फिर बोलेंगे नई कंसंट्रेशन ए की इज ट्वाइस ऑफ द ओल्ड वन, नई कंसंट्रेशन बी की इज ट्वाइस ऑफ द ओल्ड वन। फिर ये चेंजेस यहां पुट करेंगे, कोएफिशिएंट बाहर ले लेंगे, जो वो बच गया वो ओल्ड रेट।
और ऐसे भी आंसर मत छोड़ कर आओ, इसके बाद एक लाइन भी लिख कर आओ, हेंस द रेट विल इंक्रीज 9 टाइम्स, लिख कर आओ, हेंस द रेट विल इंक्रीज 8 टाइम्स, हेंस द न्यू रेट विल बी 8 टाइम्स ऑफ द ओल्ड वन, राइट समथिंग। थोड़ा सा अर्न करना सीखो नंबरों को, थोड़ा जज्बा पैदा करो कि हाँ यार लिखना है, प्रेजेंटेशन पे वर्क करो, कैजुअली काम मत करो। या अगर कैजुअल काम करते हो तो फिर जो प्रभु दे दे 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर, फिर संतोष रखो, फिर हाहाकार मत करो कि नंबर कम आ गए। जैसी प्रेजेंटेशन करोगे वैसी तो होगा। नेक्स्ट है, तो ये हमारी कैटेगरी खत्म होती है एवरेज रेट और रेट लॉ के। बहुत ही आसान क्वेश्चन, टेक्निकली ये न्यूमेरिकल भी नहीं होते, लगता है कि न्यूमेरिकल कर रहे हैं बट आप देख रहे हो कि लार्जली थ्योरेटिकल डिस्कशन में ही रहते हैं इसमें। फिर आ रहा है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर पे बहुत कम स्टडी है, बार बार मैं कहता हूं एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी जीरो ऑर्डर के मैंने दो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे कवर करे हैं और दोनों ही पैकेज में कवर्ड है, ये आप कर लेते हो तो इससे ज्यादा जीरो ऑर्डर में वैसे करना नहीं होता। बाकी ग्राफ है, ग्राफ हालांकि मैंने क्वेश्चन ग्राफ का भी डाल दिया है, बट जीरो ऑर्डर का एक ग्राफ हो जाता है, हाफ लाइफ का डेरिवेशन हो जाता है, वो सब आपके अपने कॉन्सेप्ट है। लेकिन जहां न्यूमेरिकल का सवाल है, दिस इज द नंबर 1 क्वेश्चन। क्लियर मेंशन है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर है और आपको कुछ भी दिया हुआ है तो आपके दिमाग में आईआरई आनी चाहिए। क्या क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है कि रेट कांस्टेंट दे रखा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया आपको दे रखी है, और फाइनल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, ये हमें निकालना है। तो जब कोई भी क्वेश्चन जीरो ऑर्डर का आता है तो हम आईआरई लगाते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो क्या कहती है, अमोनिया इज इक्वल टू अमोनिया नॉट माइनस के टी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब होता क्या है ना, अब आपके दिमाग में ए चढ़ा हुआ है, अब आप देख ही नहीं रहे ए कौन था, रिएक्टेंट, यहां तो नाम दिया हुआ है अमोनिया, अमोनिया लिखना। ये छोटी छोटी सी फाइन ट्यूनिंग है जो आपको करनी है, थोड़ा हर क्वेश्चन में अवेयर रह के पेपर करना है, होश में पेपर करना है। ए आपके मुंह पे चढ़ा हुआ है लेकिन ए था क्या, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट अमोनिया, अमोनिया लिखना, आपको टाइम निकालना है। सबसे अच्छा रहता है पहले रीअरेंज कर लो, उसके बाद वैल्यूज डालो। आपको पता है स्टेप चेकिंग के नंबर होते हैं बोर्डों में, कैलकुलेशन मिस्टेक होने पे भी नंबर मिल जाते हैं अगर आपने स्टेप्स में काम किए। सेकंड में आंसर आ जाएगा। टाइम के लिए आपको बार बार यहां देखना पड़ेगा कि इसने टाइम किस में दिया हुआ है। जीरो ऑर्डर में सबसे कम स्टडी है, और मतलब अब तक की जो बोर्ड की 26 साल की हिस्ट्री है, ये दो जो कर रहे हो ये टॉप क्लास क्वेश्चन है। इस दो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ग्राफिकल दे दिया मैंने आपको, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको टी हाफ निकालना है। तो आपको याद है आईआरई, आईआरई क्या कहती है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, वेयर ए इज योर रिएक्टेंट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सब कुछ उसे करके दिखाओ, घर से नहीं याद करके जाना मुझे इंटरसेप्ट कौन है, मैं तो वही निकालूंगा, घर से करके जाऊंगा मैं। मैंने आपको काइनेटिक के सभी ग्राफ में कहा था वहीं पर ड्राइव करेंगे, आपको ड्राइव करने की ताकत होनी चाहिए। हाँ जी, स्लोप मैच करो इक्वल टू माइनस के, इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे ये लाइन
एक्सिस टच करेगी और इंटरसेप्ट क्या आएगा, इक्वल टू ए नॉट। तो क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है, स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है -5, तो यहां से रेट कांस्टेंट आ गया। इंटरसेप्ट की वैल्यू है 10, ये आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई, और आपको निकालना है टी हाफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ए नॉट बाय 2K। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। 1 सेकेंड, आंसर आ गया। यूनिट ऑब्जर्व करो, के की यूनिट क्या है, जो स्लोप की यूनिट है। वैसे भी आपको के की यूनिट आती है। +95 वही ले पाएगा जो हर क्वेश्चन में अवेयर है। आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तुम्हें हर हर क्वेश्चन में खुशी होनी चाहिए करके। तुमने पनौती अट्रैक्ट करी है ना फिजिक्स में, तुम जैसे मनुष्यों ने अट्रैक्ट करी है। तुम लोगों ने रात दिन इसकी इसकी दुआएं मांगी है कि पेपर खराब आए। ये सारी मैनिफेस्टेशन का खेल है। तुम्हारी फिजिक्स वीक होती है, तुम हाय 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 करते रहते हो। तुम्हारे चक्कर में लाखों लोग और मरते हैं, क्योंकि कोई एक पनौती ऐसा होता है जो बस सोच के बैठा होता है, बस आया टफ आया टफ आया टफ ही आ गया। ये सारी मैनिफेस्टेशन है, वो कुछ भी नहीं है। तुम सब पनौती हो, ये जो फिजिक्स में मेहनत नहीं करते फिर हाहाकार करते हो। हाहाकार मत करो ना, ढंग से पढ़ाई करो। केमिस्ट्री में भी नंबर नहीं आएंगे जिस हिसाब से पढ़ रहे हो। आसान आ जाएगा तब भी नहीं आएंगे। नंबरों का कोई संबंध नहीं होता, पेपर टफ आने से आसान आने से, अप्रोच का फर्क होता है। हर क्वेश्चन में अपना 100% देने की आदत डालो। 10 सैंपल पेपर करके कुछ नहीं होना, 5 पेपर लिख के भी कुछ नहीं होना, अप्रोच से होना है। पहला तो ज्ञान है, ज्ञान का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यू शुड नो फर्स्ट, केमिस्ट्री आनी चाहिए, ज्ञान आना चाहिए। एंड देन इज उस क्वेश्चन में उस वक्त दिमाग लगाना, उस क्वेश्चन में खुशी से वो क्वेश्चन करना, आराम से उस क्वेश्चन को समझना, उसके सारे पहलुओं को समझना। चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, रिस्पेक्ट देनी कि हाँ यार तू ऑब्जेक्टिव है, बट तेरे को 2 मिनट तो दूंगा। आपका जल्दी भी हो गया तो बैठे रहो, अभी 2 मिनट नहीं हो तो देखता रहूंगा तेरे को मैं। आप में ये पेशेंस ही नहीं आती, हबड़ दबड़ मची हुई है। गंदा काम, आगे पीछे काम, ये मत करो ना यार। पेपर चेकिंग को दिक्कत आती है उसको, एग्जामिनर को। बेसिक स्ट्रांग रखो। एक पेज पे 5 क्वेश्चन करने हैं। ऑब्जेक्टिव में एक पेज पे सिर्फ 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, टोटल 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। आपके 3 पेज लगने चाहिए। आपने पेज पेज ले लिया, उसमें आपने लगभग हाफ पेज आपने ऐसे लाइन पहले ही खींच ली रफ वर्क के लिए। रफ वर्क की जरूरत पड़ जाए तो अच्छी बात है, ना पड़े तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने वो जो आपको उन्होंने मार्जिन दिए हुए हैं उसी में आपने क्वेश्चन नंबर डालना है। अब आपको पता है एक पेज पे 5 क्वेश्चन ही करें, तो गैप गैप देख के करना काम। यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखो, जो भी आप आगे उसकी पूरी चॉइस लिखते हो वो लिखो। कैलकुलेशन आप यहाँ पे करो। प्रॉब्लम किस चीज की है? छोटी छोटी चीजें अब तक सॉर्ट नहीं हो पड़ी। फिजिक्स में जो कुछ हुआ है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स है। हमें ये मालूम नहीं था कि पेपर टफ आता है, पर मैं कह रहा हूं इसका तो पता है ना आसान आता है। इस पे भी नंबर नहीं आने। अगर आपकी अप्रोच नहीं है तो केमिस्ट्री में भी आप स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए हर क्वेश्चन में पूरी ताकत से काम करना है। यूनिट्स को लेके अवे, तभी कह रहा हूं आंखों में हैरानियां लेके चलनी है। यूनिट्स के बारे में हर वक्त सोचना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड से काफी क्वेश्चन ठीक किए जा सकते हैं। नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी आप बच्चा क्या करेगा, ऐसे ही के उठा के 5 लिख देगा, कट गए नंबर। टाइम की यूनिट लिखी नहीं, कट गए नंबर। तो करा भी काम वही है ना, गए भी, एफर्ट भी करी, नंबर ही नहीं आए। तो क्या किया मन शिरडी आके, जो साई नामना चितारा, फिर जाके फायदा क्या होगा? सेल्फी लेकर ही आ गया। इतनी दूर गया, इतनी इतनी मेहनत से शिरडी गया, अमृतसर गया, सेल्फी लेकर आ गया। सेल्फी लेने गया था वहां पे। कोर को तो समझो किस लिए जा रहे हो वहां पे। नंबर लेने जा रहे हो तो वैसे करो ना जैसे नंबर लिए जाते हैं। मतलब शुक्र है आज भगवान दुनिया में। तुम तो वहां जाके प्रभु यहाँ देखना जरा, एक सेल्फी हो जाए। तुमने तो यही करना था ना काम। खुद सोचो क्या क्या हाल बना रहे हो। दिस इज द वे टू टू प्लीज गॉड। ऐसे भगवान पसंद होता है। खुद सोचो क्या कर रहे हो यार। साईं बाबा अगर होते, तुम्हारी हिम्मत होती ना सेल्फी की, तुम्हारा मोबाइल उठा के तुम्हें तोड़ देते हो, वहीं से उठा के फेंक देते। साईं बाबा नेवर यूज्ड टू एंटर सच पीपल। वो तो अपनी मस्जिद में आने नहीं देते क्या, भग यहां से, निकल यहां से। ही वॉज वेरी रूड। वो भक्त का भाव देखते थे, वो तमाशगिरी नहीं देखते थे। भगवान, कोई भी भगवान तमाशगिरी नहीं देखता। तुम्हें तमाशे की याद पड़ गई, थोड़ा होश में आओ। पेपर में फॉर्मेट सॉर्ट करो। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, आंखें बंद करो, सोचो प्रेजेंटेशन में क्या करना है। सेक्शन ए बड़ा बड़ा ऊपर लिखना है,
ऐसे मार्जिन देके काम करना है, एक पेज पे 5 क्वेश्चन पहले से तय करके जाना है मुझे, ये मुझे वहां नहीं सोचना, मुझे पहले से मैं क्लियर हूं कि मुझे जो पहले 16 क्वेश्चन है वो 3 पेज में करने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कहां पे कैलकुलेशन करनी पड़े, मैं एवरेज आउट लेके चलता हूं, मुझे मुझे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी, मुझे यहां सिर्फ अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है साफ साफ, जो मुझे रफ वर्क करना है मुझे इसी पेज पे सामने करना है। आपको भी पता है केमिस्ट्री में कोई बहुत बड़ी बातें तो आपको लिखनी नहीं होगी, कोई आई पैक नेम आया तुक्का तो आप मारोगे नहीं ना, साइड में लिख लो, आप नंबरिंग करो, बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे आप एक सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो, थोड़ा जोर लगाओ। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर, यहां पे मेरा 0 ऑर्डर खत्म हुआ। अब आपको याद होगा ऑर्डर निकालने के तरीके, उनमें से एक तरीका था मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन रिसेंटली लास्ट ईयर ही बोर्ड एग्जाम में आया था, और ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में क्यों आया, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी उन्होंने जान लिया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये केस समझाया हुआ है। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी आप देखना, यही केस एनसीईआरटी ने अपने अपने में समझाया हुआ है, इसलिए एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन उठा के दे दिया। आपको एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, आपको इसकी बेसिक्स याद है, रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल स्टेप एंड मल्टी स्टेप। सिंगल स्टेप रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ऑर्डर, मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहला आ रहा है व्हाट इज द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। तो रेट लॉ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो आप रेट लॉ कहां से दिखोगे, आप देखोगे फ्रॉम द स्लो स्टेप। आप चाहो थोड़ी बहुत कहानी भी लिख सकते हो, कहानी कैसे होगी, इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कितनी सटीक छोटी सी कहानी कि मैं एग्जामिनर को बता रहा हूं कि देख मैं क्या सोच रहा हूं, इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो मैं कहता हूं ऐसे डॉट बना के पॉइंट बना दिए, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग। तो मैं अब स्लो स्टेप पे जा रहा हूं, क्योंकि स्लो स्टेप को देखकर ही रेट तय होता है। स्लो स्टेप के जो रिएक्टेंट हैं उनके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वही ऑर्डर बन जाएंगे। दिस इज द रेट लॉ। सेकेंड पार्ट, राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर। अब मैं 2 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, कि भाई मैं देख रहा हूं इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, टोटल ऑर्डर 2 हो गया। थर्ड, और ओवरऑल लिखेगा तो आप भी ओवरऑल लिखोगे, जस्ट कॉपी द लैंग्वेज, लिखना जैसे ऊपर था वैसे ही आंसर देना है। आउट ऑफ 1 and 2 विच इज डिटरमाइनिंग, ऑब्वियसली स्टेप 1 फिर से लिखेंगे इज रेट डिटरमाइनिंग। ये नहीं मैंने तो ऊपर लिख लिया ऊपर जाके देख ले, नहीं, डिटरमाइनिंग बिकॉज फिर से लिखेंगे इट इज स्लो स्टेप। उसने बिकॉज नहीं पूछा आपसे, लेकिन आप लिखोगे। दिस इज हाउ पेपर इज डन। अब ये हमने क्वेश्चन किया, एक पेज पे करेंगे, फिर हम नया पेज शुरू करेंगे एग्जाम में। 3 नंबर के क्वेश्चनों में तो हमेशा एक पेज पे एक क्वेश्चन करो, खुला खुला काम करो, कुछ मार्जिन छोड़ के चलो, पेपर जल्दी खत्म हो गया, आधा घंटा पहले 20 मिनट पहले यू कैन अगेन रिविजिट, कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो, जैसे लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो, पेंसिल से कुछ चीजें अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे हम ये बॉक्स में लेते हैं, ये फाइनल आंसर ऐसे बॉक्स में ले लिया, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो, अब देखो ना पेपर चेकिंग हो रही होगी, ऐसे देखेगा ऐसे देखेगा ऐसे देखेगा, ऐसे टिक लगने हैं, उसको नजर आता है कि हाँ यार इसने बॉक्स में लिया हुआ है। दीज आर लिटिल थिंग्स, बट यही तो प्रेजेंटेशन है। फिर ढाबे में और एक 5 स्टार में फर्क क्या रह गया, यही तो फर्क है। नेक्स्ट आता है हमारी स्टडी फर्स्ट ऑर्डर की, इस पे मैंने क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा आता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ये रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में आया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सॉरी ये हमारा इनिशियल रेट का क्वेश्चन आ रहा है। सो इनिशियल रेट मेथड भी आपको पता है एक तरीका ऑर्डर निकालने का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर का आ गया। अगर ये 3 का आया मतलब लकी ड्रॉ में नाम निकलाया, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। इनिशियल रेट मेथड में एक ही रिएक्शन 2 या 3 बार कराया जाता है, हर बार अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन से स्टार्ट करके। ऐसे क्वेश्चनों में जो आपकी काम करने की अप्रोच होती है, आप कहते हो सबसे पहले अज्यूम ए रेट लॉ। सबसे पहले आप रेट लॉ अज्यूम करो, R इज इक्वल टू के NO की पावर 2 Br2 की पावर 1। सबसे पहले आप एक रेट लॉ अज्यूम करो। अब आप ऐसे कोई 2 एक्सपेरिमेंट देखो जिनमें NO की वैल्यू सेम है, वो है एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2। इनमें वैल्यूज डाल दो, और इनको म्यूचुअली डिवाइड कर लो।
लार्जली रफ ही देखने पे आइडिया हो जाता है कि क्या आखिरी में बचने वाला है। कॉमन चीजें कैंसिल हो जाएंगी, देखो ये 1/3 बच जाएगा, एक्स और वाई निकालना हमारा एम है। यहां से वाई आ गया। ऐसे ही कोई दो एक्सपेरिमेंट जिनमें BR2 की वैल्यू सेम है, वो है फर्स्ट एंड थर्ड। वेरी इजी डाटा, ब्यूटीफुल लाइफ, यू जस्ट हैव टू स्कोर मार्क्स। एग्जामिनर ने थाली में रख दिए मार्क्स के, उठा के ले जा। ये आ गया रेट लो, यहां तक उतारो। बेस्ट क्वेश्चन है, इट कवर्स एवरीथिंग। अगर मुझे एक क्वेश्चन करके जाना है इनिशियल रेट का, तो मैं ये करना चाहूंगा। इसमें सारे सवाल है, ऑर्डर निकालो, फिर रेट कांस्टेंट भी निकाल दो, अगर ये कंसंट्रेशन है तो नया रेट भी निकाल दो, तो आप देखोगे मैक्सिमम चीजें कवर करता हुआ असाइनमेंट है ये। क्वेश्चन में स्पेसिफिक आ गया था, व्हाट इज द ऑर्डर रिस्पेक्ट टू NO एंड BR2, यू हैव टू राइट। बच्चा कह रहा नहीं देख ले, यहां लिख तो दिया, कब से पढ़ा रहा है, अपने आप देख ले। नहीं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO इज 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू BR2 इज 1। यही मैं कह रहा हूं, हम कितनी बातें कर लें, कहानियां कर लें, आपके दिमाग में जाने वाली बात है। प्रेजेंटेशन आपकी अपनी समझ है। मैं कोई खास इस बात का फैन नहीं हूं कि एग्जाम में हम अच्छा लिख लेंगे, हमें वो जिस चीज की आदत होती है हम एग्जाम में वही काम करके आते हैं। कोई ऐसा नहीं होता उस दिन कोई अलग शंखनाद होगा और तेरे में से एक अलग नया बंदा निकल कर आएगा। इसलिए अगर अब तक ढंग से काम नहीं किया है तो कम से कम मेंटली प्रिपरेशन अच्छी करो। 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हर कुछ देर बाद बैठ के प्रेजेंटेशन के बारे में सोचते रहो। सिलेबस तो काफी खत्म हो ही गया। थिंक अबाउट प्रेजेंटेशन। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक डाटा ले सकते हो। तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 चूज कर रहा हूं। रेट लॉ हम निकाल चुके हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप चूज कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट 1 में रेट की वैल्यू, NO की वैल्यू, BR2 की वैल्यू, यहां से K निकल जाएगा। रेट की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट पे आपको अलग से टाइम लगाना है। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सो मोलैरिटी 1 - n दैट इज -2, टाइम -1, टाइम फिर चेक करना पड़ता है। देखो सेकंड में है यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे मोल्स पर लीटर लिखा हुआ है, तो यू शुड कन्वर्ट इट इनटू मोल्स पर लीटर। पोलैरिटी गलत नहीं है, लेकिन उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश करो जिस भाषा में सवाल है। ये चीज पे मैं आपको आज काफी काम करने के लिए कह रहा हूं कि थोड़ा होश में आओ। नए ग्राउंड कवर करने की जरूरत नहीं है, जो पिछले सीखा हुआ है उनको मजबूत करो। प्रेजेंटेशन ना आई तो फिर जो सारी मेहनत करी है वो वैसे ही बेकार हो जाएगी। मोलैरिटी -2 कभी भी गलत नहीं है, लेकिन सही आंसर, परफेक्ट आंसर मोल्स पर लीटर की टर्म्स में है, क्योंकि उसने यहां पे ये लिखा हुआ है। यहां मोलैरिटी लिख देता तो मैं मोलैरिटी में दिया, चिंता ना थी। सभी कह रहे हैं जिस भाषा में वो सवाल पूछे उसी लैंग्वेज में आंसर लिखो। लास्ट पार्ट है कि नया रेट क्या होगा अगर NO और BR2 की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। यहां कर देता हूं। तो रेट लॉ हमें मालूम है, रेट निकालना है। अभी रेट कांस्टेंट निकाल कर आ रहे हैं।
इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता। हम जितनी मर्जी कहानियां पढ़ते रहें, ये उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन है कि रेट कांस्टेंट डू नॉट वेरी विद द कंसंट्रेशन। तो एक बार जो आपने रेट कांस्टेंट निकाल लिया, वो रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन के लिए फिक्स है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। यहां पे भी ये 8 आएगा मेरे ख्याल से, -3 नहीं है, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना। हाँ ये 8 आएगा। तो बोल दिया करो ना उन लोग के पट्टों, अब तो सिलेबस भी खत्म होने वाला है, तुम्हारी चुप्पी खत्म नहीं होती, तुम्हारी चक्कर में ही। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। कह भी रहा हूं कि बैठे हो तो अवेयर रहो ना, क्योंकि मैं काफी कुछ समझा रहा हूं, तो आई विल मेक सम अनफोर्सफुल एरर तो चलेंगी चलेंगी। अगेन यूनिट्स, बार बार आराम से यूनिट्स के बारे में सोचते रहो। रेट की यूनिट होती है कंसंट्रेशन ओवर टाइम। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स। ये थोड़े ज्यादा रखे हैं मैंने, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा आता है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें भी कोशिश करी है मैक्सिमम वैरायटी कवर करने की। आज भी हमारे लिए नंबर 1 वैरायटी प्रेशर वाले क्वेश्चन ही है, इसी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। हमें रेट कांस्टेंट निकालना है और हमें टोटल प्रेशर दे रखा है, ये सारी गैसेस हैं। ऐसे आई नहीं लिखना चाहिए एग्जाम में, सारा लिख के आना, आई कुछ नहीं होता। तो अपने आप से मान लेते हैं कि इसका इनिशियल प्रेशर अगर पी नॉट है तो इनका 0 0। इसमें अगर चेंज स्मॉल पी का आता है तो स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 1 1, जितना उतना उतना, कितना प्रेशर रह जाएगा। तो टोटल प्रेशर तीनों गैसेस का, टोटल प्रेशर तीनों गैसेस का हमारे हिसाब से है पी नॉट, इसके हिसाब से है 0.4। एक टॉपर की शीट भी शेयर की थी, उसको भी ध्यान से देखो उसने कैसे लिखा है, एक और आज हो सका तो शेयर करूंगा। टोटल प्रेशर फाइनल 100 सेकंड बीत जाने के बाद हमारी टेबल के हिसाब से है पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, इनके हिसाब से 0.7 है। यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आईआरई जिक्र करो इसका। ये फॉर्मूला जो आप लगाते हो वो आईआरई का फॉर्मूला ही तो है। फिर आप बोलोगे ए की जगह मैं पी नॉट ले रहा हूं, ए माइनस एक्स की जगह पे मैं पी नॉट माइनस पी ले रहा हूं। ऐसे आप अलग से दिखा के आओगे, थोड़ी जगह कम है मेरे पास। इजी डाटा है, आप देख रहे हो, लॉग की वैल्यू गिवन आएगी, आपको पता है। तो पहले इसे पी नॉट की फॉर्म में दिखाना है, फिर वैल्यूज डालनी है। तो स्ट्रगल वही है कि अधूरे मन से काम, कि ए ही लिख दिया, सीधा वैल्यू डाल दी, प्रेशर में चेंज करके दिखाया ही नहीं, आते हुए नंबर चले जाते हैं। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये log 4 बचेगा। log 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.6020। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 6021 दे रखी है, जो दे रखी है वही लो। छोटी सी कैलकुलेशन है, कोई ऐसा बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, तो जल्दबाजी क्या कर दी। तभी कह रहा हूं पहले एक खुशी होनी चाहिए कि हाँ आराम से करेंगे, नंबर लेंगे, फुल मार्क्स लेने हैं।
क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर यूनिट टाइम, टाइम अगेन सेकंड में दिया हुआ है। यूनिट्स के बारे में बस काइनेटिक में यही है, काइनेटिक में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेशली कंडक्टेंस के टॉपिक में जस्ट थिंक अबाउट यूनिट्स। आराम से एक, जिसे कहते हैं ना, एक 30 सेकंड का पॉज लेके काम करो। जब न्यूमेरिकल कर लो तो अगला न्यूमेरिकल शुरू मत करो, 1 मिनट और लगाओ उसके ऊपर, एक बार रीचेक कर लो। आपने 9 मिनट लगा के एक न्यूमेरिकल करा है, 2 मिनट और लगा दो, फिर से सब कुछ क्रॉस चेक कर लो। खासकर अपने आप को ट्रेन करो कि यूनिट्स में गलती होने का चांस रहता है तो क्रॉस चेक कर लो। जैसे यहाँ पे 0.4 लिख के काम नहीं चलेगा, आपको एटीएम लिखना पड़ेगा। इन सब चीजों के बारे में सोचो। अगला क्वेश्चन, अगेन वेरी फेमस कैटेगरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 25% पूरा होता है 40 मिनट में, तो बताओ रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो और फिर ये बताओ कि 80% को पूरा होने में कितना समय लगेगा। पच्चीस परसेंट रिएक्शन पूरा हो गया, इसका मतलब है अमाउंट रिएक्टेड इज 25/100 ऑफ ए। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया, ऐसे वाले क्वेश्चनों में हमेशा a/a - x ही लिखते हैं। टाइम है हमारा 40 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे 100a/75 ये आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। वैल्यूज लॉग की दी हुई आ जाएगी एग्जाम में, तो आप चाहो तो log 4/3 को पहले अलग से सॉल्व कर सकते हो कंटिन्यूटी के अंदर ही, कोई ऐसा नहीं रफ पेज पे कहीं कोने में कहीं घास काट के। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको वहीं रोक के उसके नीचे शुरू हो जाओ कि भैया पहले इसको अलग से निपटा लेते हैं। लॉग की वैल्यू दी हुई आ जाएगी। एक होता है कंटिन्यूटी में सॉल्व करना है, एक होता है वहीं रुक जाओ, पहले लॉग संभाल लो। कई बार हम साथ साथ एक्सप्रेशन लिखते रहते हैं, हेक्टिक सा लगता है। यही कह रहा हूं, अब ये समय है इस प्रकार के एक्सपीरियंस का कि डाटा हैंडलिंग कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने ऐसे सॉल्व करना है, आप चाहो तो इसको पेंसिल से बॉक्स में लेके लिख सकते हो कंटिन्यूटी में ही, ऐसा नहीं कि अलग रफ में दिखा रहे हैं। फिर वापस आ गए, फिर कंटिन्यू कर दिया क्वेश्चन। अभी आपने सॉल्व कर लिया था, ये वैल्यू यहां डाल दी। फोर्टी मिनट था, 2 मिनट। अब वो कह रहा है 80% एक्शन होने में कितना समय लगेगा। एटी परसेंट का मतलब है अमाउंट रिएक्टेड इज 80/100 ऑफ ए। फिर आप IRE लगा रहे हो, यू कैन राइट यूजिंग द IRE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप देख लो स्ट्रगल क्या है ना, अगर हमें आदत नहीं है आप नहीं लिखोगे। अभी तो मैं कह रहा हूं कि आप लिखो, बट आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आ गया 100A, नीचे आ गया 20A, log 5 की वैल्यू क्या होती है एग्जाम में दी हुई आ जाएगी, बट तुम्हें याद होनी चाहिए। हमेशा कहते हैं log 2, 3, 5, 10, 0 याद कर जाओ। 0.6990। अब जैसे पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के दिए आते हैं, लेकिन कॉपर का, जिंक का, हाइड्रोजन का याद करके जाओ, आयरन का, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चनों में यही तो आता है। आयरन, निकल, कॉपर, जिंक मैक्सिमम क्वेश्चन में आते हैं।
टाइम की यूनिट वही रहेगी जो वहां दे रखी थी। टेन क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत अच्छी वैरायटी है ये भी। इस क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में कहा जाता है, डाटा दिया जाता है और कहते हैं भी साबित करो कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है, ये साबित करने के लिए क्या करना है, आपको रेट कांस्टेंट 2 बार निकालना है। दोनों टाइम इंटरवल पे आपको रेट कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर की आईआरई यूज करके। अगर आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो प्लान क्या है, फाइंड रेट कांस्टेंट एट 300 and 600 सेकेंड यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर आईआरई। अब ध्यान से, यहां पे मोलैटी दे रखी है, जब मोलैटी दे रखी हो तो फिर ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा, ए नॉट बाय ए वाला। ए ओवर ए माइनस एक्स कब लगाते हैं, जब मास दे रखा हो या प्रेशर वगैरह दे रखा हो, या जब जनरल हो 25%, 80%, 90%, 50%, तब ए ओवर ए माइनस एक्स लगाते हैं। अगर मोलैटी दे रखी है तो फिर मोलैटी वाला में स्क्वायर ब्रैकेट में इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल लगाते हैं। तो पहले मैं रेट कांस्टेंट निकालने जा रहा हूं 300 सेकंड के बाद, के 300 बोल देते हैं इसको। इनिशियल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है 300 के बाद, और फिर मैं रेट कांस्टेंट निकालूंगा 600 सेकंड के बाद। इनिशियल तो वही रहेगा, फाइनल हो जाएगा 0.4। हाँ जी, क्या बचा यहां पे बोलो। log 2 की वैल्यू 0.3010। यहां पे क्या बचा, log 4 इज 0.6020। हाँ, अब देखो यहीं पे कैलकुलेशन करते हुए दिख रहा है कि सेम ही आ जाएगा, क्योंकि ये 3 3 कट गया, यहाँ पे 6 6 कट गया। तो दिख रहा होता है कि आंसर यहाँ तो मतलब एग्जैक्ट ही सेम आ गया। हम तो कह रहे हैं अगर एग्जैक्ट सेम ना भी आए, कुछ छोटा मोटा अगर डेसिमल का फर्क भी आएगा तो चल जाएगा। टाइम है आपका यहाँ पे, टाइम नहीं दे रखा, हाँ सेकंड में ये रहा, देखो ये मेंशन है। फिर आप नीचे बोलोगे एज द रेट कांस्टेंट इज सेम हेंस इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ऐसे करके। अगर आपके आंसर में थोड़ा सा फर्क आता है, मान लो एक आता है 2.3, एक आता है 2.33, तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ऐसे में फिर फाइनल आंसर आपको याद है एवरेज लिया जाता है। यहां पे एवरेज का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यूज ही सेम आ रही है। तो बस आपको लाइन लिखनी होगी, एज द रेट कांस्टेंट कम्स आउट टू बी सेम हेंस इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हेंस इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ निकालनी है 0.693 बाय के। तो कल एक बार बैठ के बस 1 घंटे में ये सारे न्यूमेरिकल रिवाइज कर लेना, टोटल तीनों चैप्टरों के, क्योंकि एक बार तो अब आपने यहाँ पे लिख ही ली है, बैठ के प्रैक्टिस तो कर ही ली है, बट एक बार कल दोबारा सुबह उठ के 1 घंटे में रिवाइज कर लेना। और उस घटिया सोच से मत पढ़ना कि इसी में से आएगा, इसी में से कुछ नहीं आता, कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट कवर हो गए, अच्छे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूँ आप पढ़ाई में होशियार हो नालायक हो डजंट मैटर, समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, में पॉइंट्स का फर्क है। हाँ ठीक है, 300 ही आ रहा है।
चलो चेक कर लेना यार अपने आप, 30 है या 300 है देख लेना। सो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। 11th आपको बताइए क्यों दिया गया, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, हमें आपको बताना है कि ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर। बाकी सब जगह देखो लिखा आता है ऑर्डर, इन क्वेश्चनों में ऑर्डर जनरली मेंशन नहीं आता। तो लिखा हुआ है कि हाफ लाइफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव C14 इज 6930 ईयर। एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट, जमीन की खुदाई करने के बाद एक टुकड़ा निकला लकड़ी का जिसमें 75% ऑफ C14 है एज फाउंड इन द लिविंग ट्री। हमें निकालनी है द एज ऑफ द सैंपल। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले आप रेट कांस्टेंट निकालते हैं यूजिंग हाफ लाइफ। अगेन यू कैन फील कि एग्जामिनर दयालु है, इजी डाटा दिया हुआ है, पर फिर भी तुम डिवाइड करते वक्त पॉइंट की गलती कर जाओ तो फिर कहां जाओगे बताओ। यूनिट चेक करेंगे, अब ईयर के हिसाब से है तो पर ईयर हो जाएगा, और फिर फर्स्ट ऑर्डर की आईआरई लगाई। ए होता है इनिशियल अमाउंट ऑफ C14, A माइनस एक्स है फाइनल अमाउंट ऑफ C14, और वो कितना है 75% ऑफ A, 75/100 ऑफ A। जब तक हमें वो लकड़ी मिली तब तक उसमें कितना C14 रह गया, ऐसे। तो ये अमाउंट लेफ्ट है, ऊपर जाएगा ये आ जाएगा 100/75, 4/3, log 4 माइनस log 3। तो मैं किसी जगह गंद मचाने से अच्छा मैं कह रहा हूं वहीं आराम से खुले में सॉल्व करो, उसी कंटिन्यूटी में सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इस पूरे को बॉक्स में उठा लो। कोई अप्रोक्सीमेशन मत काटो, जो वैल्यू दे रखी है एज इट इज डालो, बहुत समय है वहां पे सॉल्व करने के लिए। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है पैनिक, कि आपको पैनिक हो गया, आपको लगता है आपका पेपर छूट रहा है, फिर आप इसको 0.125 करते हो। अदरवाइज जो आ रहा है वही के वही लेके चलो। कैलकुलेशन लंबी होती है, कोई बात नहीं, सॉल्व करो। समय कम रह गया तो छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन लो। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना टर्म को, थोड़ा सा लिया हुआ अप्रोक्सीमेशन भी आंसर में एक मेजर चेंज लाता है। इसलिए जब तक कि बहुत पैनिक ना हो, अप्रोक्सीमेशन के चक्करों में मत पड़ो। ये एज है सैंपल की। अगला क्वेश्चन प्रूफ कैटेगरी है, ये भी आपको पता है एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है। पूरा एक ढंग का न्यूमेरिकल ना क्रिएट करके आपको प्रूव करना आ जाता है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम टेकन फॉर 99% ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ T 90%। सो T 99% का मतलब है अमाउंट रिएक्टेड इज, थोड़ा स्टेप काट रहा हूं, समय कम है, आप वहां पे प्रॉपर स्टेप लिखोगे 99/100 ऑफ ए। 100 ए ऊपर आ गया, नीचे ए रह गया, ए से कट गया 100, 10 की पावर 2, 2 log 10, log 10 1 होता है। कुछ कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हो, समय हो तो आराम आराम से स्टेप में लिखते जाओ, एंजॉय करते जाओ। T 90% का मतलब है अमाउंट रिएक्टेड इज 90/100 ऑफ ए। ये सारी x की वैल्यू होती है, अमाउंट रिएक्टेड।
100 ऊपर आ गया, नीचे 10 आ गया, log 10 रह गया, log 10 1 होता है। लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर का। ऐसे क्वेश्चनों में 3/4 1/4 ऐसे करके लैंग्वेज आ जाती है, सिर्फ उस लैंग्वेज के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, कितना टाइम लगेगा फॉर 3/4 ऑफ द इनिशियल अमाउंट टू डिकम्पोज टू लेफ्ट टू रिएक्ट। बस ये लैंग्वेज का खेल होता है कि आप कैसे बढ़ते हो। तो टू डिकम्पोज का मतलब क्या है, क्या डिकम्पोज मतलब कितना टूट गया, मतलब रिएक्ट कर गया। तो ये एक्स की वैल्यू है, अमाउंट रिएक्टेड इज कितना 3/4 ऑफ इनिशियल अमाउंट। तो जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, कॉलिशियस लॉ लगा रहे हो तो लिख दो मैं यूजिंग कॉलिशियस लॉ, यूजिंग हेनरी लॉ। ऐसे ही यहां पे जरूर लिखो यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है आंसर। हमेशा प्रॉपर गिवन लिखो, मैं गिवन नहीं लिख रहा, मुझे काम ज्यादा करना है। आपको प्रॉपर, जैसे हमने हमेशा पूरे साल ट्रेनिंग दी है, आराम से गिवन लिखो। एलसीएम लेंगे तो 4a/a बचेगा, a से कट जाएगा 4 log 4। टाइम है सेकंड में। लास्ट है आज के लिए आर्हेनियस इक्वेशन। इस पे मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है, 14 क्वेश्चन। 50% एक्शन पूरा होता है 40 मिनट में जब टेम्परेचर 300 केल्विन था, 20 मिनट में जब टेम्परेचर 320 केल्विन था। फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर बताया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो जब भी कभी दो टेम्परेचर दे रखे हो तो लोअर टेम्परेचर T1 है, हायर टेम्परेचर T2 है। लोअर रेट कांस्टेंट K1 है और उसकी वैल्यू आएगी T½ से। 300 केल्विन पे हाफ लाइफ कितनी है, 40 मिनट्स पर मिनट। इसे आप लिखोगे K2 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 300, ऐसे लैंग्वेज लिखनी है। अब हाफ लाइफ है 20 मिनट। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेशो का क्वेश्चन आगे कट जाएगा। जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, तो एक्टिवेशन एनर्जी EA थी। टेम्परेचर बढ़ के T2 हुआ, रेट कांस्टेंट बढ़ के K2 हुआ, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी अभी भी EA है। शिक्षा, एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। इसलिए कहा था इसको सॉल्व नहीं करना, ये समझ आ जानी चाहिए आपको कि रेशो में है, कटेगा।
ये ऊपर जाएगा 40/22 log 2 रह जाएगा। इसकी वैल्यू रिकमेंड की थी मैंने, आपको याद होनी चाहिए, इससे वहां बहुत समय बचेगा। 19.16 आती है जितना मुझे ध्यान है। हाँ 19.1, अगर एग्जैक्ट याद कर लें तो 19.147 है। थोड़ा एग्जैक्ट लेके चलते हैं, थर्ड डिजिट तक लेके चलते हैं, इससे एरर्स कम रहती हैं। टाइम कम हो तो 15 उठा लेना, कोई बात नहीं। सब टाइम के ऊपर है, टाइम है तो अननेसेसरी के अप्रोक्सीमेशन मत लो। ये आ जाएगा 0.3010। इसमें तो जो टाइम लगेगा कैलकुलेशन में वो लगेगा। इसलिए कल बैठ के एक कैलकुलेशन ये घर में करके देख लो, या आज रात को अगर थक जाते हो तो एक बार करके देख लो, आप अपने आप को टाइम लगा के देखो आपको कितना टाइम लग रहा है, और आप सही आंसर के पास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर घर में ही नहीं आ रहे तो वहां कैसे आओगे? हम्म। जूल पर मोल में आंसर आएगा, जिसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचना है, आंसर बड़ा आ रहा है, अगर टाइम आपका सेकंड में बड़ा आ रहा है मिनट में ले जाओ, मिनट में भी बड़ा आ रहा हो तो उसे आवर में ले जाओ। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा किलो जूल में, डेल्टा जी हमेशा किलो जूल में एक्सप्रेस किया जाता है। रेट कांस्टेंट दे रखा है और वो कह रहा है फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द रेट कांस्टेंट, अगर हाफ लाइफ पीरियड हमें दे रखा है तो ये है हमारी आर्हीनियस इक्वेशन की लॉग वाली फॉर्म। हम कहते हैं लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर टी। तो हमें इससे कंपेयर करना है, हमें इससे कंपेयर करना है। सो एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप देखो माइनस यहां पे भी है, यहां पे है, छोड़ दिया, तो ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर इज इक्वल टू 10⁴। मैच करो, टी यहां भी है, यहां भी है, छोड़ दिया, माइनस यहां भी है, यहां भी है, छोड़ दिया, ये वाली टर्म बिकम इक्वल टू दिस टर्म। कितना था? 19.147। अब देखो जैसे ही वो याद होता है कैसे समय बच जाता है। किलो जूल में एक्सप्रेस कर लिया। अब सेकंड पार्ट सुपर इजी है, कई बच्चे उलझ जाते हैं सेकंड पार्ट में, थोड़ा मन को समझाओ। वो कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ दे रखी है, के निकालना है, इससे कुछ नहीं करना। बच्चा क्या करता है, बच्चा इस पे फंस जाता है, बच्चे को लगता है कुछ यहां से सॉल्व करना है। नहीं, उसने तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, उसने तो कुछ मुश्किल बात रखी ही नहीं, उसने हाफ लाइफ आपको दे ही दी है, आपको पहले ही बता दिया है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ये तो आ गया आंसर। पर बच्चे को लगता है शायद ये वाला एक्सप्रेशन कुछ यूज होना है, इसलिए बच्चा ट्रैप में आ जाता है, फ्रेम देख के क्वेश्चन का फंस जाता है, वो इसमें कोई वैल्यू डाल के सॉल्व करने का प्रयास करता है। टाइम किस में था? मिनट में नहीं, पर ये हमारा, हाँ टाइम मिनट में था तो पर मिनट आ जाएगा, ठीक है।
तो एक्चुअली जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, एक्सेप्ट दैट की रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। हालांकि मैंने 14 करा दिया था, बट फिर भी मैंने 16 डाल दिया, मुझे लगा कि स्टिल एक गट फील होती है कि नहीं, करा देते हैं दोबारा से। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने 14 किया है। आपको पता है ये भी एक फेमस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्वाड्रपल। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, मतलब रेट कांस्टेंट 4 गुना हो गया। तो K1 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, K2 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, हायर वाला T2। रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, मतलब रेट कांस्टेंट 4 गुना हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए 4 गुना होता है क्योंकि रेट कांस्टेंट 4 गुना होता है, क्वाड्रपल 4 गुना। टूटा फूटा काम किया, पेपर जल्दी खत्म कर लिया, कोई फायदा नहीं है, आपने आपने मौका गवा दिया। उससे अच्छा है बैलेंस होके काम करो। पेपर नहीं छूटेगा अगर आपकी नजर है, आपको पता है सेक्शन ए में कितना समय लगना है, सेक्शन बी में, अगर ये सॉर्टेड है। जैसे कई बच्चों ने परसों ही सिलेबस खत्म कर लिया, अरे पागल हो जाते हो क्या यार, जल्दी क्या है, मतलब कहाँ जाना है, आराम से पढ़ना। होगा क्या खत्म करके सिलेबस, मेंटली अपने आप को शांत करके बैठ जाते हो, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जो पढ़ रहे हो वो आराम से पढ़ो ना, जल्दी क्या है। प्लान ए जिसने फॉलो किया उसका आज खत्म हो जाएगा, या कल खत्म हो गया होगा। जिसने प्लान बी फॉलो किया उसका आज खत्म हो जाएगा। हम्म, दिया होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर करना है क्या तुझे इसके अंदर? कौन पूछ रहा है? इसमें तो बेटा है ही नहीं ऑर्डर का चक्कर। दिस इज ए क्वेश्चन विच इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑर्डर रिएक्शन, ये भी नोट कर लो। इसका कोई फर्स्ट ऑर्डर से संबंध थोड़ी है। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, कौन से, सभी की, चाहे जीरो हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो। इस इक्वेशन का ऑर्डर से कोई संबंध नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी हिल डायग्राम से दे दिया क्योंकि मुझे एक ऐसा गट फील लग रही है इसमें कि कहीं ना कहीं केस बेस्ड स्टडी में कहीं वो पोटेंशियल एनर्जी हिल डायग्राम में ना घुस जाए, तो मुझे लगा एक क्वेश्चन यहां से भी करा देते हैं। सो ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इनमें जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। और आपको बताया कि रिएक्टेंट से लेकर पहाड़ी की चोटी, ये फॉरवर्ड, प्रोडक्ट से लेकर पहाड़ी की चोटी, ये बैकवर्ड। तो क्वेश्चन है डेल्टा एच क्या होगा। तो डेल्टा एच होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया 100 और 1000 के बीच में, तो 900 जूल। ये बैकवर्ड 250 और 1000, 750 जूल। How the delta H is affected on adding catalyst? Not affected, remain same. अपने ज्ञान के लिए कैटलिस्ट डालने पे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी घटती है, फॉरवर्ड रिएक्शन की भी घटती है,
बैकवर्ड रिएक्शन की भी घटती है, दोनों की बराबर घटती है। कैटलिस्ट डालने पे सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी घटती है। डेल्टा एच को कोई नहीं बदल सकता। डेल्टा एच इज लाइक अखंड सत्य, यू कैन नॉट चेंज इट। 18 क्वेश्चन भी डाला हुआ है मैंने इसमें, एक ये भी कर लो साथ ही। लॉग ई के मुझे लगा कि एक बार ये रिवाइज करा दूं, तो एक क्वेश्चन और है इसमें, ये 1 मार्क्स के यहाँ ऑब्जेक्टिव में आता है। लॉग ई के वर्सेस 1/t कर्व, स्लोप दे रखी है -100, बताओ ये क्या होगा, क्या आपको याद है? लॉग ई के वर्सेस 1/t में स्लोप कितनी आती है? -EA/r, और अगर लॉग बेस 10 हो तो -EA डिवाइड बाय 2.303r। बस वो याद करवाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए डाल दिया दोबारा। अब ये कोई ऐसी बड़ी वैल्यू नहीं है जिसे मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूं, ये कोई ऐसी बड़ी वैल्यू नहीं है, सो इसको हम इसको जूल में ही छोड़ेंगे। इतना काफी है अभी के लिए। अभी कल का समय है, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। लाइव तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, विल डिस्कस फ्यू मोर थिंग। फिलहाल किसी को डाउट पूछना है तो बाहर आके पूछ लो।